हेलो दोस्तों। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किस चीज के बारे में पढ़ा था? अपन ने इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ अपन ने पढ़ा था किसके बारे में? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स थी उनके बारे में अपन ने डिस्कशन करा था। ठीक है, तो उसी चीज को अपन आगे लेकर के चलते हैं। भाई किस केस के अंदर इनको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करा गया है, किस केस के अंदर हम ओसीपी को नहीं ले सकते, या ऐसी जब भी हम किसी भी पेशेंट को अगर मैं बात करूं तो उसको किस कंडीशन के अंदर हमको क्या चीजें ध्यान रखनी है जब अपन उसको एडवाइज करते हैं ओसीपी को। ठीक है, तो अपन क्या क्या चीजें देखेंगे वो सारे के सारे अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज जो मेरा जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओसीपी। ठीक है, कि किस किस केस के अंदर मैं बात करूंगा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं वो आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड करेंगे। ठीक है, तो पहला जो तरीका है वो है एब्सोल्यूट, और दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा आपका? रिलेटिव। सॉरी, ठीक है, इनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अब बेटा ध्यान देना, ठीक है। हाँ, इसमें अपन देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, अब उस पेशेंट को मान लीजिए डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि उसको स्ट्रोक वगैरह आ रखा हो, ठीक है, या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह हो, या फिर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो, ठीक है, या फिर अनडायग्नोज्ड ब्लीडिंग वगैरह हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम उसको ओसीपी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें रिलेटिव वगैरह के अंदर अपन बात करें तो मान करके चलें अगर एचटीएन का केस हो, ठीक है, या फिर मैं बात करता हूं गॉल ब्लैडर डिजीज वगैरह हो, या फिर क्या कह सकते हैं 40 इयर्स की उसकी एज हो गई हो, या फिर उसकी एज अगर 30 से अबव है लेकिन साथ में वो क्या है? वो है आपकी स्मोकर। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या करने वाले हैं? उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड करने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई? मैंने आपको बताई कि अगर डायबिटिक मेलाइटस हो, स्ट्रोक हो, या फिर एमआई हो, या फिर ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो, या अनडायग्नोस्टिक ब्लीडिंग वगैरह हो, तो ये सब के सब किसके अंदर आ जाएंगे? एब्सोल्यूट के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? दूसरी बात, रिलेटिव की बात करें तो एसटीएन गॉल ब्लैडर, या फिर उसकी एज गॉल ब्लैडर डिजीज है, या फिर 40 एज है, या फिर उसकी 30 प्लस है लेकिन वो साथ में क्या करती है? स्मोकिंग करती है, तो उस केस के अंदर अपन उसको क्या कर देंगे? ओसीपी लेने से मना कर देंगे। यहां तक समझ में आया? और यहीं से क्वेश्चंस आपका देखने को मिलता है कि कौन से एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कौन कौन से रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगली चीज को जब मैं बताने जाना स्टार्ट कर रहा हूं तो अगली जो चीज है वो है आपके इंजेक्टेबल एंड आपके हो गए इम्प्लांटेबल। ठीक है, कि इंजेक्टेबल कौन कौन से है और इम्प्लांटेबल कौन कौन से, उनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बेटा? हाँ, तो अब जब अपन इंजेक्टेबल की जब भी बात आती है तो यहां से बहुत ही एक प्यारा क्वेश्चन निकल करके आता है, और वो बेटा आता है डंपा। सॉरी, यहां से आपको देखने को मिलता है डंपा, DMPA, और ये भाई साहब 5 स्टार इसको लगा लो, ये मान करके चले ये 5 स्टार क्वेश्चन आपका डंपा का। कारण डंपा में सीधी सी आपको एक इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, जो बहुत से बच्चों के साथ में गलत हो जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा कि इस डंपा की फुल फॉर्म वगैरह क्या होती है। ठीक है, वही क्या होता है कि यही जो डंपा है इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको एक क्वेश्चन जो है वो ये भी देखने को मिलता है अंतरा।
क्या देखने को मिलता है, अंतरा। और अंतरा के अंदर मैं बात कर दूं तो वहीं आपका क्या देखने वाला है, कॉम्बिनेशन जो इसमें आएगा वो है मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं कि सर ये जो इंजेक्टेबल ये जो है ये एक प्रकार का, भाई ये जो आप बात कर रहे हैं अंतरा जो है ये एक प्रकार का इंजेक्शन है। क्या है, इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन किसमें, एक तरीके का ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है, ठीक है। तो इंजेक्शन की अगर अपन बात करें तो पहली बात तो आती है कि इसकी साइट की बात करते हैं। पहले क्या बात करते हैं बेटा, साइट की बात करते हैं। और साइट के अंदर मान लीजिए इसको जो लगाने का जो जगह है वो क्या है आपका इंट्रा मस्कुलर आप इसको लगाने वाले हैं, या मैं शॉर्ट में कह दूं आपको आईएम तरीके से अपन इसको लगाने वाले हैं। क्लियर है। दूसरी बात अगर अपन बात करें इंट्रामस्कुलर लगाएंगे आईएम लगाएंगे तो सर इसकी डोज क्या होती है, इसकी डोज क्या होती है। तो डोज की बेटा मैं बात करूं तो डोज की मान करके चले, इसकी जो डोज आपको देखने को मिलेगी, सॉरी इसकी जो डोज आपको जो देखने को मिल रही है उस डोज की मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगी 150 mg। कितने देखने को मिलेगी, 150 mg देखने को मिलेगी। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इफेक्टिव की मैं बात करूं कि इफेक्टिव कितने दिनों तक रहेगा, मतलब कितने टाइम पीरियड तक ये हमारे को प्रेगनेंसी से बचाने वाला है, तो वो चीज मैं आप लोगों को बता दूं। इसके अंदर जो प्रेगनेंसी से बचाने वाला है वो कितने महीने, 3 मंथ तक आपको प्रेगनेंसी से बचाने वाला है। लेकिन ये एक तरीके का, इसमें अगर मैं बात करूं ये क्या है, एक तरीके का हार्मोन है। क्या है बेटा, हार्मोन, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है, हार्मोन है। तो आप मान करके चलें ये इफेक्टिव कितने, 3 मंथ तक रहेगा। अब इसका जो मतलब कि मैं अगर बात करूं इसमें जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि इसमें एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरी बात जो वेजाइनल ब्लीडिंग है, वेजाइनल ब्लीडिंग कौन सी हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है, इर्रेगुलर। ये सबसे बड़ी दिक्कत इसके अंदर निकल करके आती है। और अपन से अगर पूछ ले कि भाई इसके अंदर केमिकल कौन सा ले रहे हैं, तो वो केमिकल की बात हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर ली है। यहाँ पे हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो जो आपका हार्मोन है वो कौन सा आने वाला है, प्रोजेस्टेरोन आने वाला है। क्लियर। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो ये तो कितने महीने तक है बेटा, 3 मंथ तक है। और यहीं पे आपके सामने जो चीज आती है वो आती है दूसरा, और दूसरे की मैं बात करूं नेट ईएन करके आपका जो आता है वो दूसरा आता है। नेट ईएन का मतलब क्या है, नेट ईएन का मतलब है नॉर्थेस्टेरोन इन एंथेट। ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो केमिकल का नाम है वो क्या देखने को मिलेगा आपको, नॉर्थेस्टेरोन एंड एंथेट, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि सर ये और इसमें क्या डिफरेंस आएगा, तो वो बेटा डिफरेंस आएगा कि पहली बात तो इसकी जो डोज आती है वो आती है 200 mg, ठीक है। दूसरी बात मैं अगर करूं, ये तो क्या होगी बेटा इसकी डोज, और दूसरी बात करूं तो यही इसकी अगर मैं साइट की बात करूं, ठीक है, साइट की, सॉरी यहाँ पे साइट नहीं, यहाँ पे आ जाएगा इसका रूट। क्या जाएगा, रूट, ठीक है। तो यहाँ पे साइट दोबारा से मैंने लिख दिया गलती से, यहाँ पे जिसका रूट होने वाला है वो रूट कौन सा होने वाला है, इंट्रामस्कुलर ही होने वाला है। और इसकी अगर मैं बात करूं इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिव रहेगा वो रहेगा बेटा आपका 2 मंथ तक। कितने महीने तक रहने वाला है, 2 मंथ तक आपका ये रहने वाला है। ओके बेटा, इस चीज का आप ध्यान रखें, ये कितने महीने तक रहेगा, 2 मंथ तक, है ना, 2 महीने तक रहने वाला है। डोज इसकी कितनी है, 200 mg है। और इसका जो रूट है वो कौन सा है, आईएम आपको देखने को मिल रहा है। ये हो गए आपके इंजेक्टेबल्स के अंदर, ठीक है। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है आपका
आप बिल्कुल क्लास में स्टार्टिंग से बने रहें और चीजें बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएंगी। और मैं आपको बता दूं, इसी के जस्ट बाद में जैसे अपना टॉपिक खत्म होता है, अपन मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने चुनकर के क्वेश्चन लेकर के आओ, जहां पे वो क्वेश्चंस बार बार आपको मेन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे मैं बात करता हूं तो आगे जो आ जाता है वो इसका बी वाला ऑप्शन आ जाता है। पहला इंजेक्टेबल की बात कर रहे थे, अब अपन बात करेंगे इम्प्लांटेबल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इम्प्लांटेबल की बात कर रहे हैं। और इम्प्लांटेबल के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि यहां पे हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार की आपको छड़ियां देखने को मिलती है, लाइक रोड साइज, या मैं बात करूं रोड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, थोड़ी सर्दी बढ़ गई है उस चक्कर में। हाँ, तो कुछ इस तरीके के आपको ये देखने को मिलता है। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये स्ट्रक्चर क्या है? पहली बात तो इनकी मैं शेप की बात करूं तो ये रोड शेप आपको देखने को मिलते हैं, सिलेंड्रिकल बड़ी बड़ी छड़ियां आपको देखने को मिलती है, रोड देखने को मिलती है। दूसरी बात, इनके बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आप देखोगे इसके अंदर जो आएगा साल्ट आएगा वो आएगा लिवोनॉर्जेस्ट्रेल, इसके अंदर पाया जाता है। केमिकल नेम है जो लिवोनॉर्जेस्ट्रेल है। साथ ही साथ इसकी जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, मैं बात करता हूं किसकी? नंबर्स की। नंबर्स जो है वो 6 है और इसको कहा जाता था R6, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये नंबर्स कम हुए और बन करके कितने हो गए? R2, मतलब 2 ही यहां पे देखने को मिली। और नाउ अडेज आजकल देखने को मिलता है केवल R, केवल सिंगल। अब साथ ही साथ बता दें कि इनका जो कॉम्बिनेशन, मतलब ये किस चीज का मटेरियल का बना होता है, तो ये क्या होता है? सिलिकॉन की बने होते हैं, सिलिकॉन प्लस प्लास्टिक के बने होते हैं, तो इनको कहते हैं सिलियास्टिक। इसका जो नाम आ जाता है वो क्या आ जाता है बेटा? सिलिकॉन और प्लास्टिक से बने होते हैं, इसको सिलियास्टिक कहते हैं। और ये जो है इसमें आपके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो ये आपको क्या देखने को मिलेंगे? रोड शेप देखने को मिलेंगे। केमिकल नाम की मैं बात करूं तो केमिकल नाम आपको क्या है? लिवोनॉर्जेस्ट्रोल देखने को मिलता है। तो सर इनको कैसे, मतलब कैसे लगाया जाता है ना? तो इनके लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि ये या तो सब डर्मल लगते हैं, ठीक है, या फिर आपको लगते हैं सब क्यूटेनियस। क्या देखने को मिलते हैं? सब डर्मल या फिर सब क्यूटेनियस जो है वो आपको ये लगे हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। धीरे धीरे इनमें हार्मोन रिलीज होते रहता है और ये इस तरीके से आपको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करवाने का काम करते हैं। यहां पे समझ में आया बेटा? अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने कुछ चीजें पढ़ ली है जिनके बारे में अपन वापस से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल मेथड। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड्स के अंदर अपन ने चीजें पढ़ी थी 3, ठीक है, केवल नाम बताऊंगा। एब्स्टिनेंस अपन ने पढ़ा था, कोइटस इंटरप्टस अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अपन ने रिदम मेथड अपन ने पढ़ा था, या कैलेंडर मेथड जिसको अपन ने कहा था, ठीक है। इसके साथ ही साथ अपन ने जो लास्ट वाला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इसमें लैक्टेशनल एमेनोरिया अपन ने पढ़ा था, ठीक है। नेचुरल मेथड अपन ने जैसे पढ़ा था तो फिर अपन ने पढ़ा था इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के अंदर अपन ने फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और अपन ने थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट जनरेशन में अपन ने कहा था नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। दूसरी जनरेशन के अंदर अपन ने क्या कहा था? मेटल का यूज हो रहा था, ठीक है। थर्ड जनरेशन के अंदर अपन क्या ले रहे थे? हार्मोनल वगैरह ले रहे थे, ठीक है। थर्ड अपन ने जो पढ़ा वो अपन ने पढ़े थे लाइक बेरियर मेथड वगैरह पढ़े थे। बेरियर मेथड के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैंने कॉन्डोम्स वगैरह के बारे में पढ़ाया था, मैंने सर्वाइकल केप के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको डायफ्राम के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको डायफ्राम वगैरह हो गया, सर्वाइकल के कॉन्डोम वगैरह हो गया, स्पॉन्ज के बारे में मैंने आपसे बताया था।
और साथ ही साथ हमने बात करी थी ओसीपी वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। ओसीपी के अंदर हमने माला एन माला डी के बारे में अपन ने पढ़ा था। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो है वो हमने किसके बारे में पढ़ा, इम्प्लांटेबल के बारे में हमने पढ़ा, नॉरप्लांट वगैरह, ठीक है। और हमने इंजेक्टेबल के बारे में अपन ने पढ़ा है, ठीक है। इंजेक्टेबल के अंदर भी दो अपन ने पढ़े थे, एक तो अपने अंतरा के बारे में पढ़ा था जो कि 3 मंथ के लिए है, और दूसरा अपन ने किसके लिए पढ़ा था बेटा, दूसरा अपन ने पढ़ा था नेट EN के लिए अपन ने पढ़ा था, ठीक है, जो 2 मंथ के लिए इफेक्टिव है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। अब इसके अलावा भी जो कुछ बच जाते हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो अपन उनको इंक्लूड कर लेते हैं बेटा, किसके अंदर, अदर्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, और इसमें इंक्लूड करते हैं तो पहला जो नाम आता है वो आता है सेंट्रोक्रोमेन, या जिसको कहा जाता था पहले सहेली, और रिसेंटली इसको कहा जाता है छाया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, के द्वारा अवेलेबल करवाई जाती है। तो भाई इसमें है क्या सेम, ठीक है, छाया फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये फ्री के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है, सहेली, और इसको क्या नाम से जानता है, सेंट्रोक्रोमेन के नाम से भी अपन इसको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी क्या बात है, इसको एक नाम और दिया जाता है जिसको मैं कहूंगा वीकली पिल्स। क्या कहूंगा बेटा, वीकली पिल्स। और वीकली पिल्स के लिए मैं बेटा बता दूं आप लोगों को, वीकली पिल्स है, वीकली पिल्स का मतलब होता है विद इन ए वीक, ठीक है, मतलब एक पिल जो है आपको वीक में लेनी पड़ती है। बट जब अपन छाया या सहेली या सेंट्रोक्रोमेन को जब अपन स्टार्ट करते हैं तो उस केस में मान करके चले फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं, 3 मंथ्स जो होते हैं, कौन से वाले, फर्स्ट, जब अपन उसको लेना स्टार्ट कर रहे हैं उस केस में 3 मंथ तक 2 टेबलेट इन ए वीक दी जाती है, और आफ्टर 3 मंथ वो कैसी हो जाती है, फिर वीकली हो जाती है, मतलब विद इन ए वीक, ठीक है। एक टेबलेट आपको एक बार लेनी है, कितने महीने में, केवल महीने में नहीं, सॉरी, वीक के अंदर एक बार, ठीक है। यहां पे ये चीज भी आपकी क्लियर हो जाती है। यहां तक किसी को डाउट हुई, क्लियर समझ में आ रहा होगा। सारा का सारा जो मैंने पढ़ाया है वो आई थिंक आज थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा कलर करने की कोशिश करिए, तो थोड़ा सा आपको और थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ओके, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जब अपन इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है, विद इन ए वीक वगैरह हो जाता है, तो इसमें कई बार आपको वीकली पिल्स वगैरह के बारे में पूछ ले। अब इसके बारे में क्या होता है, इसकी फेलियर रेट ज्यादा होती है। फेलियर जो रेट होती है वो ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है, क्या होता है कि कोई भी काम अपन अगर डेली बेसिस पे करते हैं तो वो हमारे को याद रहता है। बट जो वुमेन्स वगैरह होती है, अगर मान लो किसी ने संडे को ये टेबलेट लेना स्टार्ट करा तो वो अब नेक्स्ट कब लेगा, अगले संडे को। बट इन केस अगर वो भूल रहा है, दैट मीन्स मिस्टेक तो आपको होगी, याद नहीं रहेगा ना, एक हफ्ते से एक बार एक गोली लेनी है ना, तो ये दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है। फिर इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और निकल करके आता है, वो निकल करके आता है केमिकल नेम, कि इसके अंदर आता क्या है, ठीक है। तो पहला फेलियर रेट बहुत ज्यादा होती है, दूसरा मैंने आपको बोला कि इसके अंदर दिक्कत आती है। तो अब बात करते हैं अपन इसके केमिकल नेम की, कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें केमिकल नेम आता है ऑर्मिलो ऑक्सीफेन, ठीक है, ये ध्यान रखें, नोट सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसके अंदर केमिकल नेम क्या होता है। तो इसमें आता है ऑर्मिलो ऑक्सीफेन, इसके अंदर पाया जाता है, जो कि आपको प्रेगनेंसी से बचाने वाला है। क्लियर बेटा। अब थोड़ा सा अपन आगे देख लेते हैं, आगे क्या देख लेते हैं कि अगली जो आता है वो आता है इजी पिल के नाम से। क्या नाम आता है बेटा, इजी पिल। इजी पिल का नाम ही कितना बढ़िया आ रहा है, क्या, इजी पिल, आराम से ले लो, है ना। तो इजी पिल जो आता है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वही आएगा, क्या, लेवोनोर्जेस्ट्रेल आता है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखने को मिलता है कि ये जो है वो विथ इन
72 आवर्स के अंदर लेनी होती है। कब? जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो उस केस में, ठीक है। ये भी आपको प्रेगनेंसी से बचाने के अंदर काम में आती है। अब क्या होता है, 72 आवर्स तो होता है कि भाई आपको लेनी है, बट एज सुन एज पॉसिबल मान लो कि अगर इन केस नाइट में अगर ये कोई चीज हो जाती है, आपको देखने को मिल जाता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको देखने को मिल जाता है, तो एज सुन एज मतलब सुबह आप अर्ली मॉर्निंग इसको ले सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है, लियोनोर्जेस्ट्रोल वगैरह जो आ रही है, इजी पिल जो पहले आती थी, तो वो 2 टेबलेट एक साथ लेनी पड़ती थी, क्योंकि इनकी जो डोज होती थी जो 0.5 mg आपको देखने को मिलती थी। बट रिसेंटली क्या हो चुका है, ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, और पैटर्न चेंज होकर के 1 टेबलेट आ चुकी है 1.5 mg की। तो 2 टेबलेट की जगह अब कितनी टेबलेट लेनी पड़ती है, केवल आपको 1.5 mg की 1 टेबलेट लेनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात, ये मार्केट के अंदर मैं बात करूं तो ये आ जाती है अब आपके अनवांटेड 72 के नाम से, ठीक है। तो बेस्ट तो कब रहेगा, एज सुन एज पॉसिबल, वरना आपको कितने टाइम में लेनी है, विद इन 72 आवर्स के अंदर आपको लेनी पड़ेगी। लियोनोर्जेस्ट्रोल इसके अंदर आता है, 2 टेबलेट पहले आती थी, आजकल कितनी आती है, 1 टेबलेट आती है 1.5 mg की, अनवांटेड 72 के नाम से। कब लेनी है, विद इन 72 आवर्स के अंदर। और दूसरी बात, प्रायोरिटी की बात करें तो एज सुन एज पॉसिबल आपको इसको अवेलेबल करवाना है। तो भाई कई बार क्या होता है, आप नोटिस करते हैं कि कुछ इमरजेंसी केस वगैरह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इमरजेंसी केस। इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, तो पहले मैं बता दूं, मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है ना, तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो उस टाइम पे आपको इसकी नीड क्यों पड़ रही है, क्या क्या रीजंस हो सकता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इन केस अगर आप कब लोगे, मतलब इजी पिल कब लोगे, तो पहली बात तो मैं बात करूं कि कॉन्डोम अगर क्या हो जाए, टीयर हो जाए, फट जाए, ठीक है, या फिर खराब हो जाए, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उस केस में आप इजी पिल लेंगे। या फिर मान लो आप ओसीपी ले रहे हो और उसको 3 दिन से ज्यादा हो गया, मतलब उसमें आपने क्या कर दिया, 3 दिन से ज्यादा आपने उसको छोड़ दिया, तो उस केस में आप ले सकते हो। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स वगैरह है, उसमें 2 दिन से ज्यादा छोड़ दिया हो। या फिर मान लीजिए कि ओसीपी वगैरह हो गया, पीओपी वगैरह हो गया, या फिर आईयूडी जो है वो एक्सपल्सन हो चुका है, मतलब बाहर की तरफ निकल चुका है, तो उस केस के अंदर, है ना, तो इन केस के अंदर आप इमरजेंसी पिल ले सकते हो। तो इमरजेंसी अगर कोई कंडीशन बनती है, इन कंडीशन ऑफ इमरजेंसी आप किस किस तरीके की क्या क्या चीजें ले सकते हैं, तो उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली प्रायोरिटी जो आती है वो यही आती है, क्या लोगे आप, इजी पिल लोगे। पहली प्रायोरिटी क्या लोगे आप, इजी पिल, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी पे आप क्या लोगे, यहाँ पे आईयूडी जो है वो आप लगभग 5 दिन के अंतराल तक आप ले सकते हैं, 72 आवर्स तक आप ये इजी पिल ले सकते हैं, 5 दिन तक आप ये लगवा सकते हैं। तीसरी जो आती है ना, तीसरी जो चीज आती है वो क्या आती है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो आती है मीफेप्रिस्टोन, ठीक है, मीफेप्रिस्टोन आप वहां पे ले सकते हैं। साथ ही साथ हाँ याद आया, जो अपन सेंट्रोक्रोमेन सहेली वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज रहेगी, वो हो गई एमओए। एमओए की अगर मैं बात करूं तो एमओए का मतलब सीधा सा होता है मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यहां पे हमारे को एक चीज देखने को मिलती है, क्या, एसईआरएम। एसईआरएम का मतलब क्या है, ये क्या करेगा आपको, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये क्या काम कर रहा है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये मेनली इसका जो काम है वो क्या है कि जो एंडोमेट्रियम बन रही है उसको बनने से रोकने का काम ये करेगा। और आपको पता है कि जो एंडोमेट्रियम बनती है, उसका प्रोलिफिकेशन होता है, उसको रोकने का काम किसका है, इसी का, किसका, सहेली का, छाया का ये काम करेगी। और मेनली क्या है कि ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं, उनको मॉड्यूलेटर करने का काम करती है। कहने का मतलब कि एस्ट्रोजन को काम ही नहीं करने देती, ठीक है। तो इसमें ओवुलेशन होगा, नो डाउट ओवुलेशन होगा, बट यहां पे इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो पूरे तरीके से मैच्योर आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है बेटा,
क्लियर है। साथ ही साथ यहां से एक चीज तो ये इसका सीरम वाला तो हो ही गया, साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, और यहाँ पे इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट और आता है कि इसके अंदर मैं कहूं कि इसके अंदर हार्मोन्स वगैरह जो है वो आपको प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है। वो क्वेश्चन क्या बन जाता है, ये नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन होती है या ड्रग होती है, कैसी होती है, नॉन स्टेरॉइडल, और यहां से इसको मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार स्केल लग जाता है। ये ध्यान रखें, ये कैसी होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है। क्लियर बेटा, ये आप चीज ध्यान रखेंगे। ओके, हाँ, मिफेप्रिस्टोन वगैरह की बात करा था, तो मिफेप्रिस्टोन वगैरह की बात करें तो यहां पे आप नोटिस क्या करेंगे कि अगर मिफेप्रिस्टोन उस केस में देंगे जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, कंसीव हो जाती है, तो उस केस में मिजोप्रिस्टोल मिफेप्रिस्टोन इनका कॉम्बिनेशन आता है, वो आप यहां पे देने वाले हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बेटा, सब कुछ ये समझ में आया। अब ये इजी पिल का तो आपको मैंने बताया दिया, आईयूडी के बारे में मैंने बता रखा है। मैं बात करता हूं मिफेप्रिस्टोन या मिजोप्रिस्टोल की, तो ये क्या काम करते हैं। तो आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन की मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, प्रोजेस्टेरोन की। तो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, इसको एक अलग नाम दिया जाता, वो क्या नाम दिया जाता बेटा, वो नाम दिया जाता है कि ये क्या करता है, मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। बट मिफेप्रिस्टोल जो है वो इसके क्या करती है बेटा, अगेंस्ट का काम करती है। अगेंस्ट क्या करती है कि जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, इसके सिक्रेशन को ही बंद कर देती है, इसके सिक्रेशन को क्या कर देती है, बंद। और ये बंद होने की वजह से एंडोमेट्रियम जो है, क्या है बेटा, ये हो जाएगा। तो एंडोमेट्रियम जो है उसका क्या होने लग जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन। और एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होने की वजह से जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो जाएगी बेटा, हट जाएगी, या मैं कहूंगा रिमूवल हो जाएगी। समझ में आई कि नहीं है बात, ये काम इसका देखने को मिलता है। तो मोड ऑफ एक्शन आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। अब जो बच रहा है वो 2 चीजें बच रही है। स्टेरिलाइजेशन मेथड्स जो थे, मैं बात करता हूं परमानेंट मेथड, जिनके अंदर मैं ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी की बात करता हूं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा एमटीपी एक्ट के बारे में कि एमटीपी एक्ट क्या होता है, क्यों बनाया गया है, किस लिए ये यूज में लिया जाता है, कितने टाइम की प्रेगनेंसी के लिए 1 डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, कितने टाइम के लिए 2 डॉक्टर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। वो सारा का सारा जो डिस्कशन है वो अपन एमटीपी एक्ट में करेंगे नेक्स्ट 4th पार्ट में। ठीक है, अभी अपन कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो हैं उनके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो बेटा निकल करके आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऑफ चॉइस फॉर कमर्शियल सेक्स वर्कर। मतलब जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है उसके लिए सबसे दी बेस्ट जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होगा, कि वो ओसी पिल्स ले, आईयूसीडी वगैरह इम्प्लांट वगैरह कराए, या फिर ट्यूबेक्टोमी करवा ले, या फिर क्या करवा ले बेटा, बेरियर मेथड। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर चला जाता है वो आपका कौन सा चला जाता है, बेरियर मेथड, जो कि आप सभी लोगों को पता भी है। ठीक है, बेरियर मेथड इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि ओसी पिल्स भी उसको दे सकते थे, आईयूसीडी भी दे सकते थे, ट्यूबेक्टोमी भी अपन उसको करवा सकते थे, बट केवल और केवल 1 एंड ओनली जो मेथड है कौन सा, बेरियर मेथड, ये आपको एसटीडी से प्रिवेंट करवाता है। तो अगर प्रेगनेंसी से बचना होता तो वो और भी चीजें ले सकती थी, बट इसको प्रेगनेंसी के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उनसे भी इसको बचना है। इसलिए यहां पे आंसर जो चला जाएगा वो क्या चला जाएगा, बेरियर मेथड चला जाएगा। क्लियर है, ओके, आगे चलते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे विच हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस कंटेंट, इसके अंदर मैंने टुडे के लिए बिल्कुल साफ साफ लिखा रखा था। क्या लिखा था बेटा, मैंने लिखा था आपको कौन सा, 9 नॉन ऑक्सीनोल। ये बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आता है। टुडे जहां पे लिखा हुआ था वहां पे समझ जाना कि क्या लिख करके आना अपन को, 9 ऑक्सीनोल आपको लिख करके आना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी रिकमेंडेड फॉर, मतलब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो आप पिल्स वगैरह दे, ऑरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है वो आप जब उसको दे रहे हो तो मतलब कौन सा जो टाइम पीरियड रहेगा वो सही रहेगा, है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसी के दौरान अपन को उसको स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपका यहां पे आंसर चला जाएगा। ठीक है,
अगली बात करें, एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज, एब्सोल्यूट की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, एब्सोल्यूट की, नॉट रिलेटिव की। तो यहां पे आप क्या देखोगे कि हाँ एक चीज और उसके अंदर वो जो आता है उसमें जो क्या नाम है रिलेटिव जो है, ठीक है, रिलेटिव के अंदर बेटा एक चीज और आ जाती है, वो यही आती है, कौन सी वाली, एपिलेप्सी वाली, ठीक है, एपिलेप्सी भी उसके अंदर आएगा, किसमें, रिलेटिव में। तो ये भी बेटा रिलेटिव में है, ये भी रिलेटिव में है, और ये भी क्या है, रिलेटिव में है। तो अपना जो आंसर चला जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। ये क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि इन प्रिस्क्राइबिंग ऑरल पिल्स फॉर द यूजर द हेल्थ वर्कर विल आस्क अबाउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब आप क्या करेंगे कि जब आप एज ए हेल्थ वर्कर रहते हैं, तो जब आप किसी भी यूजर को जब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उस केस में आप एक चीज को छोड़ करके बाकी और कौन कौन सी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक को छोड़ करके बाकी तो आप देखते हो, तो वो कौन सा है ना। तो काफ टेंडरनेस ये आपको देखने को मिलेगा, अनड्यू रेडनेस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग वगैरह हो गया, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फूड, ये सारे के सारे अपन चीजें चेक करते हैं, बट केवल और केवल एक चीज यही नहीं पूछेंगे अपन उसको कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर चला जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपन देखने को मिलेगा। A woman using diaphragm for contraception should be instructed to leave its place for the at least how long after intercourse। मैंने साफ साफ बाकायदा मेंशन करके करा था कि जब बात किसकी आ जाए, डायफ्राम की आ जाए, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो उसकी इफेक्टिवनेस होगी वो कितने होगी, 6 आवर्स की होगी, उसके बाद में उसको निकाल लिया जाएगा। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बिल्कुल अंधे को भी पूछोगे तो भी उसको आंसर आ जाएगा कि सीधी सी बात है, केवल और केवल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से अगर उसको प्रिवेंट होना है तो वन एंड ओनली है, वो कौन सा है, वेरिएंट मेथड, कॉन्डोम, फेमिडोम भी हो सकता है और आपका मेल कॉन्डोम भी हो सकता है। अगला जो है वो है आपका कौन सा, कि एक्रोनिम्स जो पेन स्टेज द क्लाइंट द नर्सिंग रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डेंजर साइन ऑफ द डायफ्राम, danger sign of the intrauterine devices, danger sign of the intestinal obstruction, danger sign of the preterm labor। तो बेटा यहाँ पे जो जाएगा वो क्या जाएगा, danger sign of the intrauterine devices। हम कहते हैं ना कि पेन वाली दिक्कत होती है, तो PAIN और S ये आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर तो क्या होता है, जो पीरियड्स जो होते हैं, ठीक है, वो इरेगुलर हो जाते हैं, पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरी क्या है कि यहां पे आपको एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, तो आई से आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, एन मतलब नोटिसिंग डिस्चार्ज, और आपको देखने को मिलेगा एस मतलब स्पॉटिंग, जो ब्लीडिंग वगैरह आपको स्पॉटिंग देखने को मिल जाती है। तो पेन का आपका आ जाएगा डेंजर साइन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। अगला जो है वो है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ आईयूडी इंसर्शन। अपन कब किस समय पे अप्रोप्रिएट टाइम, ऐसा कौन सा टाइम है जब अपन आईयूडी इंसर्ट करवा लेते हैं। तो ड्यूरिंग विद इन द 10 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अबाउट द मिडेस्ट, जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एनी टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो द बेस्ट कौन सा जाएगा, विद इन 10 days। आइडियल टाइम अगर अपन से पूछे तो 4th या 5th डे, जो मैंने बाकायदा आपको मेंशन करवा रखा है। फिर अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीडी नीड टू रिप्लेस्ड ओनली फॉर 10 years, ठीक है। तो ये जब आपको रिप्लेस करनी है 10 years के बाद में, तो इसका कौन सा आता है, केवल और केवल यही है, वो कौन सी है, 380 की अगर अपन बात करें तो 380 के लिए मैंने आपसे कह रखा है, क्या कह रखा है मैंने 380 के लिए, कि 380 है जो वो 10 years, 3 years, 5 years और 5 years। तो 10 years के लिए कौन सा आपका, कौन सा, कॉपर्टी 380। अब बात करते हैं कौन सा, जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भी है बेटा, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डंपा। तो कौन सा आ गया, डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट आपका देखने को आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर है लास्ट एंड ओनली, एमटीपी एक्ट परमिट अबॉर्शन ओनली। तो ध्यान रखें 12 वीक से लेकर के आपके जो 20 वीक्स होते हैं उतने तक की परमिशन जो होती है वो एमटीपी एक्ट में होती है, बाकी की नहीं होती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें से काफी कुछ चीजें जो हैं वो आपको समझ में भी आई होंगी। और तब तक के लिए धन्यवाद और
आगे की जो क्लास है उसके लिए आप कमेंट करें, आप थोड़ा सा शेयर करें, जिससे मेरे को पता चले कि आपको ये चीजें समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही। आप अपनी राय दोगे तभी कोई मतलब वाली बात है ना, तभी तो कुछ समझ में आएगा, तभी तो अपन नई चीज लेकर के